पीएम किसान सम्मान योजना, जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है। यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है, अटल जी को नमन कर रहा है। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा। अब आपको मैं एक और स्थिति बताता हूं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला,
फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। छोटे किसानों के समूह बने ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करे। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। गांव के पास ही भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, इसकी आधुनिक सुविधा कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्ध हो। हमारी सरकार ने इसे भी प्राथमिकता दी। 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे। एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। अब ये कैसे लोग हैं? बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है। कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अगर आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था, बंगाल में आपकी धरती है, तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे, उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? ये जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण वो भांति भांति के मुद्दों को किसानों के नाम पर उछाल रहे हैं। एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है? ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई, किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है।
ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट्स आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। लेकिन किसान की स्थिति नहीं बदली। नतीजा क्या हुआ? गरीब किसान और गरीब होता गया। क्या देश में इस स्थिति को बदलना आवश्यक नहीं था? मेरे किसान भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे, पिछले दिनों अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है। एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे, उनको नकार दिया है, पराजित कर दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है। लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के झूठ को न स्वीकारे, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचे विचारे।